स्कूल ब्यूटी आपसे सीट छीनने आई और उसने आपको ऐसा किक मारा कि आप सीधे 200 मीटर दूर जाकर गिर। उसके लैंड करते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। स्कूल ब्यूटी तो वहीं पर रोने लगी, लेकिन उसे क्या पता कि आपके अंदर बेहोश गॉड ऑफ वेल्थ सिस्टम एक्टिव हो चुका है। मतलब आप जितने ज्यादा टाइम तक बेहोश रहोगे उतना ही ज्यादा पैसा बरसेगा। तभी क्लास के टीचर अंदर आते हैं और पूरा मामला समझकर अपना चेहरा सख्त करते हुए डांटते हैं, इशिका तुम हद पार कर रही हो। जब इतनी सारी सीटें खाली थीं, तो राहुल से ही क्यों उलझना था। वह गर्ल इशिका शर्म के मारे अपना सिर झुका लेती है और रोते हुए बोलती है, सर मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब मुझे क्या करना चाहिए। टीचर तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं और कॉलेज के वार्डन को भी खबर देते हैं। फिर वह गर्ल की तरफ इशारा करके ऑर्डर देते हैं, तुम भी हॉस्पिटल जाओगी, इसके बाद की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है जब तक राहुल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। इशिका हैरान होकर अपनी नाक पर उंगली रखती है और आंखें फाड़कर पूछती है, मैं जिम्मेदारी लूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस झंझट में फंस गई। वह मन ही मन गुस्सा करते हुए मजबूरी में एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि ये सिर्फ हल्का कोमा है और ड्रिप खत्म होने तक आज ही होश आ जाएगा। ये सुनकर इशिका राहत की सांस लेती है। डॉक्टर पेपर हाथ में लेकर आसपास देखते हैं और जोर से पूछते हैं, फैमिली मेंबर कौन है, जल्दी आकर साइन करो। वार्डन इशिका की तरफ देखते हुए इशारा करते हैं, तुम ही साइन कर दो। इशिका ना चाहते हुए भी भारी मन से साइन करती है और फीस जमा करती है। वार्डन जाने से पहले बार बार समझाते हैं, तुम यहीं रहकर राहुल का ध्यान रखना, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इशिका गुस्से में पैर पटकती है। वह बहुत परेशान है, पर उसका जमीर उसे गवाही नहीं देता कि वह आपको अकेले छोड़कर भाग जाए। इसलिए वह भारी कदमों से वार्ड के अंदर जाती है। आपको सोता हुआ देखकर इशिका मुंह बनाकर बुदबुदाती है, अभी तक होश क्यों नहीं आया? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, तुम खुद जिद कर रहे थे। अब जल्दी उठो, मुझे कॉलेज जाना है। इशिका को खुद से बातें करते देख आप अपने सिस्टम के जरिए उसके चेहरे की परेशानी को भांप लेते हैं। उसका ये उदास चेहरा देखकर आपके दिल में एक मीठा सा बदला लेने का मजा आने लगता है। तभी इशिका को उबासी आती है। वह बस थोड़ी देर आंखें मूंदना चाहती थी, पर उसे गहरी नींद आ जाती है और उसका सिर सीधे आपके बेड के पास टिक जाता है। आधे घंटे बाद नर्स आकर इशिका का सिर थपथपाती है और धीरे से जगाती है, उठो, सुनो, मुझे पेशेंट का टेम्परेचर और हार्ट बीट चेक करनी है। इशिका अपनी अधखुली आंखों से जैसे तैसे मुस्कुराकर कहती है, सिस्टर आप अपना काम करिए। नर्स मशीन चलाते हुए उत्सुकता से पूछती है, इतनी बेरहमी से क्यों मारा कि इंसान की ये हालत हो गई? इशिका अपना सिर झुकाकर बहुत धीमी आवाज में बोलती है, बस एक सीट के चक्कर में झगड़ा हो गया था। नर्स सिर हिलाकर अफसोस जताती है, ऐसे हाथ उठाना ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से केस आते हैं। मैंने सुना है कि एक बार किसी को 100 लाख से ज्यादा का मुआवजा देना पड़ा था। यह सुनकर इशिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह चिल्लाती है, 100 लाख से ज्यादा? मेरी फैमिली तो साल में सिर्फ कुछ लाख ही कमा पाती है। नर्स उसकी टेंशन और बढ़ाते हुए कहती है, कुछ केसेस में तो इससे भी ज्यादा देना पड़ता है, और अगर उसके दिमाग पर इसका कोई बुरा असर पड़ गया तो ये जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। 10 मिनट बाद जांच पूरी करके नर्स हैरान हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल है, बस टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, कायदे से तो अब तक होश आ जाना चाहिए था। ऐसा कहते हुए नर्स आपकी नाक के नीचे के हिस्से ह्यूमन फिलेट्रम को जोर से दबाती है। आम इंसान तो इस दर्द से तुरंत उठ जाता, लेकिन सिस्टम आपके दर्द को पूरी तरह गायब कर देता है, जिससे वहां गड्ढा होने के बाद भी आपको कुछ महसूस नहीं होता। नर्स इशिका को दिलासा देती है, टेंशन मत लो, दोपहर में बड़े डॉक्टर्स की टीम आएगी और इसका इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा, वे इसे जरूर ठीक कर देंगे। दोपहर को सोशल मीडिया पर फेमस डॉक्टर विकास अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। 30 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले ये डॉक्टर बेड के चारों तरफ घूमकर देखते हैं और कहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत अजीब है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी होश नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के लाइव शो में लाखों लोग ये सब देख रहे होते हैं और कमेंट्स की बात आ जाती है। कई लोग तो शर्त लगाने लगते हैं कि 10 मिनट में होश आ जाएगा। डॉक्टर विकास नब्ज चेक करते हैं, आंखें खोलकर देखते हैं और कैमरे के सामने पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, ये एक नकली कोमा है, सही जगह पर प्रेशर देते ही ये तुरंत उठ जाएगा। कोने में खड़ी इशिका बड़ी उम्मीदों से देख रही होती है। डॉक्टर विकास नाक के नीचे जोर से दबाते हैं। जब आपकी भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं तो उन्हें लगता है कि काम बन गया। वह बार बार कोशिश करते हैं, पर आप टस से मस नहीं होते। 10 मिनट की मेहनत के बाद डॉक्टर विकास पसीने पसीने हो जाते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख वह इलेक्ट्रिक शॉक देने का फैसला करते हैं। हॉस्पिटल के बड़े अधिकारी के मना करने के बाद भी वह गुस्से में कहते हैं, बहानेबाजी बंद करो बॉय, आज तो तुम्हें होश में लाना ही पड़ेगा। कमेंट्स में लोग लगातार शर्त लगा रहे होते हैं कि आप उठ जाएंगे। डॉक्टर विकास आपके कपड़े हटाकर इलेक्ट्रिक मशीन हाथ में लेते हैं और कसम खाते हैं, आज तो तुम्हें करंट देकर ही जगाऊंगा। हल्का इलेक्ट्रिक शॉक शुरू होता है। करंट लगते ही आपकी बॉडी हवा में उछलती है और फिर बेड पर गिरती है। ऐसा कई बार किया जाता है, पर कोई चमत्कार नहीं होता। 15 मिनट बाद डॉक्टर विकास पूरी तरह हार मान लेते हैं, मशीन फेंक देते हैं
और गुस्से में लाल चेहरा लेकर वार्ड से बाहर भाग जाते हैं। वार्ड में सब गड़बड़ हो जाता है और अधिकारी तुरंत लाइव वीडियो बंद करवा देते हैं। इशिका चिढ़कर आपसे कहती है, तुम किस मिट्टी के बने हो, तुमने तो बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी दिमाग खराब कर दिया। इंटरनेट पर डॉक्टर का गुस्सा होने वाला वीडियो तेजी से टॉप ट्रेंड बन जाता है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इशिका का दिल भी पूरी तरह बैठ जाता है। डॉक्टर विकास हार नहीं मानते और अपने गुरु को फोन लगाते हैं। सर, एक बहुत अजीब पेशेंट मिला है, सारे तरीके फेल हो गए पर वह होश में नहीं आ रहा। उनके गुरु डॉक्टर आनंद 70 साल से ऊपर के हैं और मेडिकल फील्ड के बहुत बड़े नाम हैं। डॉक्टर आनंद सोच विचार कर कहते हैं, बाहरी चीजें काम नहीं करेंगी, इसे दवाइयों के जरिए धीरे धीरे ठीक करना होगा। पहले हैवी और फिर हल्की दवाइयों का फॉर्मूला अपनाओ। दोपहर को इशिका कॉलेज छोड़कर वहीं रुकी रहती है। तभी उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा उसे समझाती है, तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती, वह जिए या मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इशिका अपनी गलती के कारण मना कर देती है, नहीं, अगर मैं अभी भाग गई तो जिंदगी भर के लिए मेरा नाम खराब हो जाएगा। उसके पक्के इरादे को देखकर दोस्त कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ को उस पर दया आती है। तभी आपका रूममेट अमित वहां पहुंचता है और इशिका को धमकी भरे लहजे में कहता है, अगर तुम जिम्मेदारी संभालती हो तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी पोल खोल देंगे और जीना मुश्किल कर देंगे। इशिका अपने दांत भींचकर मजबूती से कहती है, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये गर्ल मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। डॉक्टर विकास तुरंत दूसरे राउंड का इलाज शुरू करते हैं और आपके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लिख देते हैं। नर्स जब बिल लाती है तो इशिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कुछ जड़ी बूटियों का बिल 1000 से ज्यादा का होता है। नेहा तुरंत वह बिल छीन लेती है और गुस्से में बेड की तरफ देखकर चिल्लाती है, राहुल, तुम तो हमारी जान के दुश्मन बन गए हो। उसके भड़काने पर बाकी दोस्त भी बेहोश पड़े आपके खिलाफ बोलने लगते हैं। इसके बाद वे जबरदस्ती इशिका को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कभी ना खत्म होने वाला खर्चा है। लेकिन आपके रूममेट्स बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पैसों का इंतजाम कर देते हैं। नर्स बहुत आराम से वह कड़वी दवा आपके मुंह में डालती है। अपने दोस्तों को इतनी मेहनत करते देख आपके दिल में उनके लिए प्यार बढ़ जाता है। रात होते होते पहला दिन कट जाता है। आपका सबसे पक्का दोस्त सुमित बेड के पास ही बैठा रहता है और ठंडी सांस लेकर कहता है, भाई, मैं सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ। कल सुबह मैं उस गर्ल का सच सबके सामने लाऊंगा ताकि वह तुम्हें धोखा न दे सके। इंटरनेट पर डॉक्टर का पुराना वीडियो लगातार फैल रहा होता है और लोग उन्हें फर्जी डॉक्टर बोलने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उनके गुरु डॉक्टर आनंद ने नया प्लान दिया है, इसीलिए पूरी दुनिया आपके ठीक होने का इंतजार कर रही है। आप अचानक से इंटरनेट के सबसे बड़े स्टार बन जाते हैं। इस वजह से इशिका को इंटरनेट पर बहुत गंदे कमेंट्स झेलने पड़ते हैं और उसके कॉलेज को भी लोग निशाना बनाते हैं। कॉलेज अथॉरिटी तुरंत इशिका को बुलाती है और उसके पेरेंट्स को भी समन भेजती है। जब इशिका के पापा को पूरी बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। बेटी, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो और अब तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हो। इशिका की मम्मी रोते हुए बीच बचाव करती है, बच्चे को मत डांटिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना सब कुछ बेचकर इसे हॉस्पिटल में रखेंगे पर अपनी इंसानियत नहीं छोड़ेंगे। इशिका के पापा भी बहुत पक्के इंसान निकलते हैं। वह तुरंत अपनी कार बेच देते हैं और सारे पैसे अपनी बेटी के हाथ में थामते हुए कहते हैं, तुम्हें आखिरी दम तक जिम्मेदारी उठानी है। इशिका उन पैसों को देखकर रो पड़ती है। दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटल आकर अपनी बेटी को संभालते हैं और कॉलेज से उसके लिए लंबी छुट्टी मंजूर करवा लेते हैं। कॉलेज भी तुरंत इस पर मुहर लगा देता है। इशिका सोशल मीडिया पर एक मजबूत पोस्ट शेयर करती है कि वह कहीं नहीं भाग रही। कॉलेज भी इंटरनेट से उन वीडियोस को हटवाने में लग जाता है ताकि मामला शांत हो सके। धीरे धीरे ये हंगामा थमता है। इशिका गुस्से में बेड पर पड़े आपकी तरफ देखती है और रूखे मन से कहती है, अब तो तुम खुश हो गए ना, तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। तभी सिस्टम आपको बताता है कि आपका बैलेंस बढ़कर 1000 हो गया है। पूछने पर पता चलता है कि हर एक दिन सोने का 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कल 10,000, परसों 1 लाख और उसके अगले दिन आप सीधे 10 लाख के मालिक बन जाएंगे। इशिका को वापस आया देखकर आपके मन में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है और आपके पास सोते रहने की एक बहुत बड़ी वजह आ जाती है। लगातार 3 दिन तक दवाइयों के असर के बीच आपका बैलेंस रॉकेट की तरह कुछ हजार से बढ़कर सीधे लाखों में पहुंच जाता है। 5वें दिन आपको अचानक बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिससे डर कर इशिका तुरंत डॉक्टर के पास भागती है। हॉस्पिटल के हेड खुद आकर चेकअप करते हैं और पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है। इन कुछ दिनों में इशिका ने अपनी सारी झिझक छोड़ दी है। वह आपके सारे काम खुद कर रही है, यहाँ तक कि कुछ असहज पलों में भी वह बिना झिझक के आपका पूरा साथ देती है। डॉक्टर विकास एक बार फिर आते हैं और आपका बुखार कम करने के लिए ड्रिप लगाने की तैयारी करते हैं। पूरी दुनिया इस अपडेट का इंतजार कर रही होती है। वह अपना लाइव वीडियो ऑन करते हैं और सीरियस होकर बोलते हैं, पेशेंट का बुखार कम नहीं हो रहा है और अभी तक होश नहीं आया है। सिचुएशन काफी नाजुक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स में लोग फिर से हंगामा शुरू कर देते हैं। ये कोई डॉक्टर को बेकार कहता है तो कोई उनके गुरु की काबिलियत पर सवाल उठाता है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। डॉक्टर विकास थक कर कहते हैं,
आप लोग प्लीज आपस में मत लड़िए, मैं अभी अपने गुरु को यहाँ बुला रहा हूँ, आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। 2.5 घंटे बाद डॉक्टर आनंद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे अंदर आ रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर खड़े एक सोशल मीडिया रिपोर्टर की नजर उन पर पड़ती है। वह कैमरे के सामने चिल्लाता है, दोस्तों मैं हॉस्पिटल में हूँ और यह जो बुजुर्ग आ रहे हैं ये शायद डॉक्टर आनंद है। जो लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट में बताएं। लोग तुरंत कंफर्म करते हैं कि हाँ ये वही महान डॉक्टर है। 78 साल के इस बुजुर्ग के आगे तो यमराज भी हार मान ले। कोई कमेंट में दावा करता है, अब तो काम पक्का समझो, अगर यह भी ठीक नहीं कर पाए तो मैं लाइव वीडियो में उल्टा खड़े होकर बाल धोऊंगा। पुराना अजीब दावा करने वाले लोग तो पहले ही गायब हो चुके थे, इसीलिए लोग मजे लेते हुए कहते हैं, भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, कुछ चीजें सच में बहुत मुश्किल होती हैं। वार्ड के अंदर डॉक्टर आनंद आते ही आपकी नब्ज थामते हैं। पूरे कमरे में इतनी शांति होती है कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। बुजुर्ग डॉक्टर का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह डर कर आपका हाथ छोड़ देते हैं और पीछे की तरफ लड़खड़ा जाते हैं। डॉक्टर विकास तुरंत उन्हें संभालते हैं। सर आपने नब्ज में ऐसा क्या महसूस किया? डॉक्टर आनंद कांपती आवाज में बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत से पेशेंट्स देखे हैं पर ऐसी अजीब नब्ज कभी नहीं देखी। ये ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल के हेड पसीना पोंछते हुए पूछते हैं, कैसा लग रहा है सर बताइए। डॉक्टर आनंद कुछ सोचकर ऐसी बात कहते हैं जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। इसकी बॉडी पूरी तरह ठीक काम कर रही है लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है। आत्मा नहीं है? डॉक्टर विकास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये बात तो बहुत अजीब है। क्या राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा? पर दिल तो धड़क रहा है, फिर अगर जिंदा है तो उठ क्यों नहीं रहा? ये सुनकर इशिका का दिल बैठ जाता है। क्या सच में मेरे एक लात से उसकी जान चली गई? वह अपना सिर हिलाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। राहुल की बॉडी तो अभी भी गर्म है। डॉक्टर विकास घबराकर पूछते हैं, सर अब हमारे पास कोई और रास्ता है? डॉक्टर आनंद बेबसी से सिर हिलाते हैं, ऐसी बीमारी मैंने कभी नहीं देखी, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता सिवाय एक रास्ते के। इशिका की सांसें अटक जाती हैं और वह पूछती है, सिवाय किस रास्ते के? डॉक्टर आनंद अपना आखिरी पत्ता खेलते हैं, सिवाय सर्जरी के। पर मेरी उम्र अब सर्जरी करने की नहीं रही। इसके लिए हमें देश के सबसे बड़े सर्जन को बुलाना होगा जो सिर की सर्जरी करके इस बीमारी की वजह का पता लगा सके। उन्हें साफ दिख रहा था कि आम दवाइयों से कुछ नहीं होगा। यह बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह जाते हैं। जब बात इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर आनंद सीरियस होकर कहते हैं, मुंबई में मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े सर्जन हैं, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वह यहाँ आ सकते हैं। डॉक्टर विकास उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद हॉस्पिटल में सिर्फ 20 मिनट रुकते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। लाइव वीडियो देखने वाले लोग फिर से बातें बनाना शुरू कर देते हैं, क्या डॉक्टर आनंद सच में इतने महान हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि वह आते ही सब ठीक कर देंगे, वह सच में सबसे बेस्ट हैं। तभी दूसरा कहता है, ज्यादा खुश मत हो, कहीं बाद में पछताना न पड़े। हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती पर इंटरनेट पर अफवाहें उड़ने लगती हैं कि आप होश में आ चुके हैं। लोग डॉक्टर की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, यहाँ तक कि लोग उनकी जवानी की पुरानी फोटोज और उनकी 2 शादियों की कहानियां निकालने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये होती है असली लाइफ। कोई उनकी पुरानी तस्वीरों को देखकर उनकी लुक की तारीफ करता है तो कोई उनकी पहली वाइफ को एक्ट्रेस से बेहतर बताता है। उनकी दूसरी वाइफ तो सिर्फ 30 साल की है। 40 साल के इस अंतर वाली लव स्टोरी को लोग एक बड़ा किस्सा बना देते हैं। डॉक्टर आनंद को जब पता चलता है कि उन्हें बिना बात के इतना बड़ा बनाया जा रहा है तो वह तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका खंडन करते हैं। लेकिन सच सामने आते ही लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, कैसा डॉक्टर है ये तो बस दिखावा है। डॉक्टर विकास तुरंत अपने गुरु को ढांढस बंधाने के लिए फोन करते हैं। डॉक्टर आनंद शांत रहकर कहते हैं, मेरी बदनामी से फर्क नहीं पड़ता पर उस पेशेंट को बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। डॉक्टर विकास बात बदलते हुए पूछते हैं, सर उस बड़े सर्जन ने क्या कहा? डॉक्टर आनंद उदास होकर कहते हैं, वह अभी बहुत बिजी हैं, कम से कम 3 दिन से पहले नहीं आ पाएंगे। तभी डॉक्टर विकास के दिमाग में एक आइडिया आता है, सर क्यों ना हम एक रिस्क लें, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। वह एक बहुत महंगी दवाई का यूज करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर आनंद कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है यह फैसला उन लोगों पर ही छोड़ दो। फोन कटते ही डॉक्टर विकास सीधे इशिका के पास जाते हैं। वह उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, क्या कोई रास्ता मिला? डॉक्टर विकास सीरियस होकर कहते हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क है, सब कुछ किस्मत के भरोसे है पर ट्राई किया जा सकता है। वह कुछ छुपाना नहीं चाहते थे इसीलिए साफ कहते हैं, हमें बाहर से मंगवाई गई एक बहुत महंगी दवाई का इंजेक्शन देना होगा जो जबरदस्ती दिमाग को एक्टिव कर देगा, पर इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। इशिका अपने कपड़ों को कसकर पकड़ती है और कांपती आवाज में पूछती है, इसकी कीमत क्या है? डॉक्टर विकास अपनी 2 उंगलियां दिखाते हैं, एक इंजेक्शन 20 लाख का है और पूरे कोर्स में 5 इंजेक्शन लगेंगे, यानी पूरे 100 लाख रुपए। यह सुनते ही इशिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने होंठ चबाने लगती है। उसके अकाउंट में कार बेचने के वही 100 लाख रुपए पड़े थे, लेकिन अगर वह ये चांस नहीं
लेती तो शायद आप कभी नहीं उठ पाते। सिर्फ 10 सेकंड सोचने के बाद इशिका अपना सिर उठाती है और उसकी आंखों में एक पक्का भरोसा दिखता है। ठीक है, राहुल को वह दवाई दे दीजिए, इसके पैसे मैं दूंगी। वह बिना किसी डर के अपना एटीएम कार्ड आगे बढ़ा देती है। डॉक्टर विकास दिल से उसकी तारीफ करते हैं कि ये गर्ल न सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि इसका दिल भी बहुत साफ है। बेड पर लेटे लेटे आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपको बचाने के लिए इशिका अपने 100 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो गई। ये एहसान बहुत बड़ा था। हॉस्पिटल तुरंत उस महंगी दवा को एयरलिफ्ट करवाने का इंतजाम करता है। ये बात सीक्रेट रखनी थी, पर एक नर्स के मुंह से ये बात बाहर निकल जाती है। इंटरनेट पर फिर से टहलका मच जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर, हॉस्पिटल में काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने बताया कि उस बॉय को 20 लाख का एक इंजेक्शन लगने वाला है। बाप रे, इतने पैसे कौन देगा? मैंने सुना है कि वही गर्ल पैसे दे रही है, वह भी अपने पेरेंट्स की कार बेचने की गाड़ी कमाई से। इशिका का यह कदम उसे इंटरनेट पर सबसे बड़ा टॉपिक बना देता है। नेहा गुस्से में पैर पटकती है। इशिका, क्या तुम पागल हो गई हो? पूरे 100 लाख रुपए ऐसे पानी में बहा रही हो? इससे अच्छा तो तुम ये पैसे मुझे दे देती। पर इशिका बहुत शांत रहकर कहती है, अगर इससे मुझे सुकून मिलता है तो ये 100 लाख रुपए की कीमत कुछ भी नहीं है। रात के खाने के बाद वह बहुत आराम से आपको सूप पिलाती है। राहुल, प्लीज अपनी आंखें खोलो और उठ जाओ। तुम्हें बचाने के लिए मैं पूरी तरह कंगाल हो चुकी हूँ। उसकी वह मीठी आवाज आपके दिल को छू जाती है। जैसे ही आप भावुक होकर उठने वाले होते हैं तभी सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है, अलर्ट! अगर आप इस वक्त होश में आए तो आपका सारा कमाया हुआ पैसा जीरो हो जाएगा और अमीर बनने का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। आप तुरंत अपने इमोशंस पर ब्रेक लगाते हैं और वापस सोने का नाटक जारी रखते हैं। सूप पिलाने के बाद इशिका बहुत प्यार से आपका चेहरा साफ करती है। उसका वह केयरिंग अंदाज किसी को भी दीवाना बना दे। जाते जाते वह मुड़कर एक हल्की सी उदास मुस्कान देती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। देर रात वह महंगी दवाई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर विकास रात में ही उस बॉक्स को खोलते हैं। 100 लाख रुपए की वह 5 सुइयां वहां रखी होती हैं और सब लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे होते हैं। डॉक्टर विकास हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान, राहुल को होश में ले आना। जैसे ही पहला इंजेक्शन आपकी नस में लगाया जाता है, डॉक्टर विकास के हाथ पसीने से भीग जाते हैं और पास खड़ी इशिका की तो मानो सांस ही रुक जाती है। इंटरनेट पर भी इस महंगी दवाई को लेकर चर्चा चरम पर पहुंच चुकी है। क्या आप इस दवा से ठीक हो पाएंगे? पूरी दुनिया इस पहली खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। टाइम बीतता जा रहा था पर आपकी तरफ से जीरो रिस्पॉन्स। उल्टा आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम हाई हो रहा था। ये देखकर झोल यंजुन का चेहरा उतर गया और उसे अपनी हार महसूस होने लगी। जियांग शिनई ने अपना चेहरा छिपाकर रोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इस बार भी 10 लाख की दवाई पानी में बह गई। जाओ लियांगजून ने अपने दांत भींचे और एक और इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। हालांकि 2 डोसेस के बीच गैप बहुत कम था, पर अब मारते को क्या ना करता वाली बात थी। इंजेक्शन लगाने के बाद जाओ लियांगजुन रूम से बाहर निकल आया। बाहर खादे लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि इस बार तो आपका बचना मुश्किल ही है। उसी रात डॉक्टर डोंग का कॉल आया हालचाल पूछने के लिए। झो लियांगजुन एकदम निराश होकर बोला, अभी तक होश नहीं आया। ये कोई पेशेंट नहीं है, ये तो एकदम लकड़ी का लाथा, सदा हुआ गाथा है। डॉक्टर डोंग हल्के से हंसे और बोले, ऐसी अजीब और गरीब बीमारियां तो आगे भी बहुत आएंगी, दिल छोटा मत करो। जाओ लियांगजुन ने लंबी सांस ली। अब कल ही देखूंगा। सच में मेरा मूड एकदम खराब हो चुका है। वार्ड के अंदर जियांग शिन्ई चुपचाप बेड के पास बैठी थी और धीरे से बुदबुदाई, मुझे, क्या ये तुम ही हो? जैसे ही रात के 12 बजे आपका मूड एकदम चकाचक हो गया। इसका मतलब था कि एक और दिन बीत गया और आपके अकाउंट में 1 करोड़ और आ गए। अब तो आप 10 करोड़ और 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाले थे। आप अपने अमीर फ्यूचर के सपने देख रहे थे, लेकिन आपके पास बैठी जियांग शिनई का रो रो कर बुरा हाल था। आपने सोचा कि उसे थोड़ा दिलासा देना चाहिए तो आपने तुरंत सिस्टम से हेल्प मांगी। सिस्टम ने आइडिया दिया कि उसके सपने में एंट्री मारो। जियांग शिनई ने सपने में आपकी आवाज सुनी। उसने देखा कि आपके पास महंगी कार्स हैं, आलीशान बंगलो है और आप उसे बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे हो, एकदम लग्जरी लाइफ। जब वह जागी तो उसने बेड पर पड़ी ही आपको देखा और सोचने लगी कि काश वह सपना सच हो जाता। अगले दिन सुबह आपके होश में न आने की खबर फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। नेटिजन्स मजाक उड़ाते हुए बोले कि आप एक ऐसे लड़का हो जिसने होश में आने से ही मना कर दिया है। इसी बीच जियांग शिन्ई के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड शियू हुआइन का फोन आया। शिन्ई, अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? जियांग शिन्ई ने लाचार होकर कहा, कुछ सोचा नहीं है, न ही कोई तैयारी है। शू हुआइन गुस्से में बोली, शिन्ई, मुझे अब तुमसे चिढ़ होने लगी है, तुम अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर रही हो। जियांग शिन्ई चुप हो गई क्योंकि उसकी फ्रेंड ने सीधे दुखती रग पर हाथ रख दिया था। शू हुआइन ने कड़ीडीढ़े शब्दों में कहा, शिन्ई, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, तुम जो मर्जी करो, आज से हम एक दूसरे को नहीं जानते। फोन कटे ही जियांग शिन्ई का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी एक पक्की सहेली खो दी है। सुबह सुबह रूटीन चेकअप के लिए झो लियांगजुन आया। उसने देखा कि आपको अभी भी 38 डिग्री का हल्का बुखार है। सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद
उसने एक और स्पेशल मेडिसिन का इंजेक्शन देने का फैसला किया। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर सीधे ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ओपन करनी पड़ेगी। जियांग शिनई ने रोते हुए हाँ कह दिया। तीसरी स्पेशल मेडिसिन भी बॉडी में गई पर कोई असर नहीं हुआ। भाई इतने में तो नॉर्मल नमक पानी, सलाइन का इंजेक्शन भी कुछ असर दिखा देता। जो लियंग जून थका हारा बाहर निकला। हॉस्पिटल के डीन ने जियांग शिनई की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास और पैसे बचे हैं? जियांग शिनी ने सिर हिलाया। हाँ, शायद थोड़ा और बंदोबस्त हो जाएगा। डीन ने सीरियस होकर वार्निंग दी। तो फिर तैयार रहो, ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी कुछ भी बद्दा हादसा हो सकता है। जियांग शिनी ने तुरंत अपने पापा को फोन मिलाया। पापा, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। पापा बोले, दोपहर तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने घर मकान बेच दिया है, तुम चिंता मत करो। पापा की बात सुनकर जियांग शिनई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पापा दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हैं। वार्ड में लौटकर वह आपके सामने फूट फूट कर रोने लगी। मुग्गे, अगर ब्रेन सर्जरी फेल हो गई तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूंगी। समझूंगी कि पिछले जन्म का कोई कर्ज था जो चुका दिया। यह सुनकर आपके दिल में प्यार उमड़ आया। जियांग शिनी आपके लिए अपनी पूरी फैमिली को मुसीबत में डाल रही थी। ऐसा सच्चा प्यार सच में दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलता। अगले 3 दिन तक आपका बुखार कम नहीं हुआ और सीधे 40 डिग्री तक पहुंच गया। जियांग शिनी और नर्सिस बार बार आइस पैक से आपकी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, पर बुखार बार बार वापस आ जाता। लेकिन इन 3 दिनों ने आपकी किस्मत चमका दी। आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ से सीधे 1000 करोड़ अरबपति के पार पहुंच गई। पर आपका लालच अभी शांत नहीं हुआ था। आपको और चाहिए था। अब एक तरफ जियांग शिनी अपनी आखिरी सांस तक टिकी थी और दूसरी तरफ आप भी सिस्टम के साथ डटे हुए थे। इसी बीच डॉक्टर झाओ लियांजुन चेहरे पर एक मजेदार सी खुशी लिए डोंगहाई चाइनीज मेडिकल हॉस्पिटल में एंट्री मारते हैं। हॉस्पिटल के डीन तुरंत उनके पीछे भागते हुए पूछते हैं, डॉक्टर झाओ, क्या कोई बहुत बड़ा सर्जन आ रहा है? डॉक्टर झाओ सिर हिलाकर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, पर अपने देश और ईगल नेशन अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा मेडिकल एक्सचेंज इवेंट हो रहा है। ये हमारे लिए एक तगड़ा मौका है। शायद वहां के विदेशी एक्सपर्ट्स इस केस को देख लें। ये सुनते ही जियांग शिनई के दिल में जो उम्मीद की आखिरी उम्मीद बची थी वो फिर से जाग उठती है। अब इधर इंटरनेट पर आपके चर्चे थोड़े कम हो रहे थे और लोग भी अपना धीरज खो रहे थे। बस कुछ कट्टर फैंस ने एक सोशल मीडिया ग्रुप सुपर टॉपिक बनाकर आपकी खबर रखी हुई थी। आज एक नर्स ने उसी ग्रुप में एक तगड़ा लीक दे दिया कि आपको शंघाई के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि आप उस मेडिकल इवेंट में हिस्सा ले सकें। ये सुनते ही जनता एकदम क्रेजी हो गई। भाई अब तो जान बच जाएगी। विदेशी डॉक्टर्स तो पक्का होश में ले आएंगे। हमारे यहाँ के डॉक्टरों से तो ये 100 गुना बेहतर है। इंटरनेट पर लोग एक तरफा होकर बस विदेशी डॉक्टरों के मेडिकल चमत्कारों की तारीफों के पुल बांधने लगे। प्लेन धीरे धीरे शंघाई में लैंड करता है। यह आपके जीवन की पहली फ्लाइट थी और माया नगरी शंघाई में आपका पहला कदम भी। जैसे ही आप फर्स्ट हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हो, वहां पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है जिसमें दोनों देशों के बड़े बड़े डॉक्टर्स कैमरे के सामने दिख रहे होते हैं। शंघाई के डीन स्पीच देते हुए शुरुआत करते हैं, मेडिकल एक्सचेंज लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ईगल नेशन के डॉक्टर्स यहाँ 3 मरीजों का इलाज करेंगे और अगर कोई असर नहीं हुआ तो एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सुनते ही नेटिजन्स तो एकदम दीवाने हो गए। आखिरकार विदेशी डॉक्टर्स मैदान में आ ही गए। जल्दी से मुग्गे का इलाज करो ताकि हमारे यहाँ के डॉक्टरों को भी कुछ सीखने को मिले। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ता है, विदेशी टीम अपनी एडवांस मशीनें दिखाती है और फिर अपने लीडर डॉक्टर स्टीफन को सबके सामने लाती है। ये मिक्स नस्ल का एक्सपर्ट एकदम फर्राटेदार लोकल भाषा बोल रहा था। इवेंट के अगले राउंड में शुरुआती 2 मरीजों के इलाज में बढ़िया असर दिखने लगता है और आखिरकार अब आपकी बारी आती है। डीन आपकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मिस्टर स्टीफन, ये रहे हमारे नंबर 1 पेशेंट। स्टीफन थोड़े हैरान होकर पूछते हैं, क्या इन्हें पहले से कोई स्पेशल दवा दी गई है? डॉक्टर झाओ सिर हिलाकर कंफर्म करते हैं कि वो दवा उन्होंने ही तैयार की थी। स्टीफन आगे बढ़कर चेकअप शुरू करते हैं। विदेशी डॉक्टरों की पूरी पलटन आपको चारों तरफ से घेर लेती है और बाकी लोग अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगते हैं। लाइव चैट बॉक्स तो मैसेजेस से ब्लास्ट हो जाता है। स्टीफन भाई कितने कूल हैं यार, आज लिख के ले लो, आज ही मुझे होश में आएगा। आपको एक हाई टेक वार्ड के अंदर भेजा जाता है जहां की चमचमाती मशीनें देखकर ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग कमेंट्स में वाहवाही करने लगते हैं, ये मशीनें कितनी खतरनाक हैं, चेकअप भी करती हैं, सर्जरी भी, और साथ में एआई एनालिसिस भी। इस जादुई मशीन के होते हुए मुझे भला होश में क्यों नहीं आएगा? विदेशी टीम के इस ब्लैक टेक्नोलॉजी वाले सामान को पूरे इंटरनेट पर खूब तारीफें मिलती हैं और ये बात बिना किसी शक के सीधे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग बन जाती है। मशीनें आपके ऊपर पूरे 3 बार स्कैन घुमाती हैं। स्टीफन स्क्रीन के डेटा को लगातार घूरते हैं और अचानक उनका चेहरा एकदम काला पडीडी सज जाता है। डॉक्टर झाओ का दिल भी धक से रह जाता है और उन्हें कुछ गड्ढबद्ध महसूस होती है। वो धीरे से आह भरते हुए कहते हैं, जियांग शिनई, लगता है हमारा यहाँ इतनी दूर आना बेकार चला गया। यह सुनकर जियांग शिनई का दिल बुरी तरह कांप उठता है। इतनी दूर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वो यहाँ इसी उम्मीद में तो आई थी कि कोई
इलाज मिल सके। आधे घंटे के लंबे और उबाऊ इंतजार के बाद स्टीफन आखिरकार दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। शंघाई के डीन तुरंत आगे बढ़कर बेचैनी से पूछते हैं, मिस्टर स्टीफन, क्या रिपोर्ट आई? स्टीफन अपनी भौहें सिकोड़ते हैं और बेबसी से सिर हिला देते हैं। डॉक्टर झाओ और जियांग शिनई एक दूसरे को डर कर देखते हैं और उनका दिल पूरी तरह बैठ जाता है। भले ही उन्होंने सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार किया था, पर जब ये सच सामने आया तो इसे पचाना मुश्किल था। आखिर उस मशीन ने ऐसा क्या देख लिया? स्टीफन अपने हाथ फैलाते हुए समझाते हैं, हमारी इस सुपर एक्यूरेट मशीन की रिपोर्ट कह रही है कि इस इंसान को असल में कोई बीमारी है ही नहीं। जियांग शिनई और डॉक्टर झाओ को ये बात एकदम मजाक और बकवास लगती है। कोई बीमारी नहीं है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? स्टीफन मजबूरी में मुस्कुराते हैं क्योंकि मशीन इस अजीब हालत को समझ ही नहीं पा रही थी। इसलिए सिस्टम ने ऑटोमेटिक तरीके से इसे नो डिसीज, कोई बीमारी नहीं, घोषित कर दिया। शंघाई के डीन स्टीफन से हाथ मिलाते हैं और यह इवेंट यहीं खत्म हो जाता है। इसका मतलब साफ था कि दुनिया की सबसे टॉप विदेशी टीम ने भी आपके आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों के बीच हार्ट कंप मच जाता है। ये क्या इंटरनेशनल मजाक चल रहा है भाई? मुग्गे को बिना बीमारी का कैसे बोल सकते हैं? देखते ही देखते जो लोग विदेशी डॉक्टरों की बटरिंग कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, वो सब चुपचाप इंटरनेट से गायब हो गए और दोबारा उस लाइव चैट में शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे। तभी झाओ लियांगजुन घूमकर उस गोल चेहरे वाले डॉक्टर की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम खुद ट्राई करना चाहोगे? वो गोल चेहरे वाला डॉक्टर एकदम कॉन्फिडेंस से सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, लेकिन मैं कल तक वेट करूंगा। पहले पुराने वाले डिस्टरबेंस को खत्म करना होगा। इस बंदे का नेम हाओ गिलोंग है, जो पूरे देश का टॉप सर्जन है, जिसने आज तक अपनी लाइफ में एक भी ऑपरेशन फेल नहीं होने दिया। इस वक्त वो चाकू से निशाना लगाते हुए सोच रहा है कि आपके खोपड़ी में कहां कहां कट लगाने हैं। इधर लाइव स्ट्रीमिंग रूम में तो भाई पब्लिक एकदम पागल हो गई है। सब चिल्ला रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, फेंगजी भी फेल कैसे हो गया? खत्म भाई। मुझे तो लगता है कि इस बार मुगे को सीधे दफनाना ही पड़ेगा। ये स्टोरी तो एकदम दिमाग हिलाने वाली है। नेटिजन्स अपनी अपनी हाँक रहे हैं और हर कोई नेगेटिव बातें करने में लगा है। उधर हॉस्पिटल के कमरे में एकदम सन्नाटा है। जियांग शिन्ई अपने साथ शन मुफेंग को लेकर आपको देखने आती है। चेन मुफेंग गहरी सांस लेती है। वो इतनी शांत है कि डर लगने लगे। चेन मुफेंग आपको घूरते हुए कसम खाता है, ओए ओल्ड मुग्गे, बस तू एक बार होश में आ जा। फिर दारू, बारबेक्यू के टीवी और सुपर मॉडल गर्ल्स का डांस, सब मेरी तरफ से फुल पार्टी। आप मन ही मन हंस रहे होते हो कि काश मैं अभी भूत बनकर उठ जाऊं और इसकी फाड़ के रख दूं। फैंग जी ने आइस बकेट चैलेंज का अपना वादा पूरा किया, जिससे आप फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। रात के 12 बजते ही आपकी नेटवर्थ बढ़कर लाखों करोड़ों पार कर जाती है। लेकिन तभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाता है और हालत एकदम क्रिटिकल हो जाती है। जल्दी आइस पैक लाओ, टेम्परेचर हर हाल में कम करना होगा वरना ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आधी रात को फोन की घंटी से जागे आओ। गाई लॉन्ग गुस्से में चिल्लाते हुए ऑर्डर देता है। नींद खराब होने की वजह से वो भयंकर चिढ़ा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं, इसलिए वो खुद का मजाक तो बिल्कुल नहीं बनने दे सकता। वो जैसे तैसे कपड़े पहनकर फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागता है, क्योंकि जब तक वो खुद अपनी आंखों से आपकी हालत नहीं देख लेगा, उसे चैन नहीं आएगा। ये बंदा वैसे तो बड़ा कड़वा बोलता है, पर दिल का साफ है और काम के मामले में इतना स्ट्रिक्ट है कि इसकी सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं है। डोंगहाई चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के वार्ड में आप चुपचाप लेटे हो। जियांग शिन्ई की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं और डार्क सर्कल्स के साथ वो पूरी रात नहीं सोई है। वो अपने बालों को समेटे हुए रोते हुए धीरे से कहती है, मूज, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुम तो ऑपरेशन तक भी नहीं टिक पाए, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप चले जाओगे? उसकी आंखों में आपके लिए बहुत प्यार और केयर साफ दिख रही है। इतने दिनों तक जो उसने बिना थके आपकी देखभाल की है, उसे देखकर आपके दिल में भी एक प्यारी सी वार्मथ फील होती है। तभी हाओ गुइलो अंदर आता है और पागलों की तरह काम में जुट जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर रेस्क्यू करने का ऑर्डर देता है। सिवियर स्वेलिंग, हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर हाई। क्या ये उस बूढ़े फैंग का फैलाया हुआ रायता है जो मुझे साफ करना पड़ रहा है? उसकी धुआंधार इमरजेंसी हैंडलिंग के बाद आखिरकार आपका टेम्परेचर 39 डिग्री पर आ जाता है और सब चैन की सांस लेते हैं। हाओ गिलोंग पसीने पसीने हो चुका है। इस बार वो सच में बहुत ज्यादा टेंशन में था। जियांग शिन्ई जैसे ही देखती है कि आपका टेम्परेचर कम हो गया है, उसकी जान में जान आती है और वो इतनी थक चुकी होती है कि सीधे वार्ड के फ्लोर पर ही गहरी नींद में सो जाती है। पर किससे पता था कि दिन के उजाले में भी आपको चैन नहीं मिलने वाला। शू हुआयन हॉस्पिटल में हंगामा करने आ गई। शू हुआयन अपने अमीर बॉयफ्रेंड का हाथ थामे कमरे में घुसी। उसने जियांग शिन्ई का थका हुआ चेहरा देखा और जलते हुए बोली, अरे वाह, ये तो अपनी दोंगहाई यूनिवर्सिटी की मशहूर ब्यूटी है ना? ये क्या हालत बना ली है अपनी? क्या अब भी तुम्हें कोई ब्यूटी कहेगा? जियांग शिन्ई ने गहरी सांस ली और गुस्से को काबू में करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? शू हुआयन ने दिखावे के लिए अपने बॉयफ्रेंड का हाथ ऊपर उठाया और बोली, अपनी आंखें खोलकर देख, ये मेरा बॉयफ्रेंड चिन जानफेई है, जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है। तुम्हारे उस बेकार बॉयफ्रेंड से तो करोड़ा गुना बेहतर है। जियांग शिन्ई ने माथा सिकोड़ कर पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े
पड्डी हो, आखिर तुम्हें इसमें क्या मजा आता है? चू हुआयन नफरत से चिल्लाई। यूनिवर्सिटी के 4 साल तुमने हमेशा मेरे टॉप करने के चांस खराब किए। मैं बाहर से तो हंसती थी पर अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करती थी। तुम सिर्फ सुंदर हो फिर भी नंबर 1 सीट पर कब्जा क्यों जमाती हो? ये बेतुकी बात सुनकर जांग शिनी ने शांति से कहा, मैंने कभी तुम्हें जानबूझकर पीछे नहीं छोड़ा। चू हुआयन आपा खोते हुए बोली, क्यों तुम हर बार मुझसे सिर्फ 1 नंबर ज्यादा लाती हो? फर्स्ट ईयर में मैंने बर्दाश्त किया, सेकंड एंड थर्ड ईयर में भी तुमने मुझसे मुकाबला किया। इंग्लिश एग्जाम में मैंने मेहनत की पर मैं 1 नंबर से पीछे रह गई, फिर भी कह रही हो कि जानबूझकर नहीं था। जांग शिनी ने लंबी सांस ली। ठीक है, तुम तो बस बदला लेने आई हो, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगी। गाली देनी है तो दो, पर अगर सोच रही हो कि मुझे रोते हुए देखकर तुम्हें मजा आएगा तो ये गलतफहमी निकाल दो। चू हुआयन ने तंज कसा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कचरा है, तुम बस इस प्लांट बनकर पढ़े लड़के के साथ पूरी लाइफ बिताओ, मेरी नजर में तुम हमेशा एक लूजर रहोगी। इतना बोलकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से निकल गई। तुम बेड पर लेटे लेटे अंदर ही अंदर उबल रहे थे। मन कर रहा था कि अभी उछलकर चू हुआयन की नाक पर पंच मारूं। उनके जाते ही जोंग सिन्नी फूट फूट कर रो पड़ी। वो अंदर से टूट चुकी थी। रोते हुए बोली, मुंह गे, मैंने कभी उसे दबाने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस अपनी लाइफ में मेहनत कर रही थी। मुझे लगा हम दोस्त हैं, पर ये तो मेरा भ्रम था। जब मन में नफरत आ जाए तो इंसान कुछ भी करे वो गलत ही लगता है। उसकी बातें सुनकर तुम्हारा दिल भर आया, लेकिन तभी तुम्हारी हालत और बिगड़ता गई और बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया। हाओ गुइलोंग तुम्हें घूरते हुए बड्ड बधाया। तुम्हारी बॉडी तो अजीब ही है, तुम्हारा ऑपरेशन करना तो पहाड़ा जैसा मुश्किल काम हो गया है। पूरे दिन बुखार कम नहीं हुआ, नर्सें थक कर चूर हो गईं। जांग शिन्नी तो इतनी परेशान थी कि उसका बुरा हाल हो गया था। रात को जैसे ही बुखार उतरा, हाओ गुइलोंग खुशी से पागल हो गया और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। जो लियांग जून ने उसे कल के लिए कहा, पर हाओ गुइलोंग चिल्लाया, 1 सेकंड और नहीं रुक सकता, और देरी की तो मैं पागल हो जाऊंगा। मशीनें सेट की गईं। हाओ गुइलोंग पूरे साजो सामान के साथ तैयार था। नर्स ने खबर दी कि तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। खुद हाओ गुइलोंग सर ऑपरेशन करेंगे। सब तुम्हें धकेलते हुए ऑपरेशन थिएटर ले गए। आधी रात होने में बस 2 मिनट बचे थे। तुम मन ही मन चिल्ला रहे थे कि बस ये समय निकल जाए तो 10 खरब की दौलत तुम्हारी होगी। हाओ गुइलोंग जोश में हाथ मलते हुए बोला, मुंह गे तुम, आखिरी में तुम्हें मुझे ही बचाना पड़ेगा। जरा देखूं तो तुम्हारे दिमाग में कितनी खून की नली फटी है। बाहर जांग शिन्नी बुरी तरह परेशान थी। तभी ऐन मौके पर ऑपरेशन थिएटर की लाइटें अचानक गुल हो गईं। हाओ गुइलोंग और जाओ लियांगजुन की हवाइयां उड़ गईं। उन्होंने चिल्लाकर बैकअप पावर ऑन करने को कहा। अफरा तफरी में एक नर्स ने गलती से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी गिरा दिए। हाओ गुइलोंग गुस्से से लाल था, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए फिर से तैयारी करने को कहा। एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। तभी डोंगहाई क्लॉक टावर में रात के 12 बज गए। तुम्हारे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 10 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ तुम्हारे खाते में आ गए। सिस्टम ने कहा कि तुम होश में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नाटक करना होगा जैसे कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो, और तुम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो। हाओ गुइलोंग की सर्जिकल नाइफ बस तुम्हारे सिर को छूने ही वाली थी कि तुमने धीरे से एक आंख खोली। तुम्हारे इस जिंदा लाश वाले मूव ने वहां मौजूद डॉक्टर्स की जान ही निकाल दी। जाओ लियांगजुन की नजर तुम पर पड़ी और उसने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें होश आ गया है? तुमने बहुत मुश्किल से धीरे से सिर हिलाया। हाओ गुइलोंग ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, ये झुजोंग आदरणीय मुसीबत आखिरी वक्त पर जाग गया। कम से कम मेरी इज्जत तो बच गई। तुम्हें होश में देखकर जियांग शिनई खुशी से रो पड़ी। वो बेड के पास से हिली तक नहीं, डरते हुए कि कहीं ये सपना ना हो। इस हादसे ने उसे बदल दिया। वो अपना कोल्ड काला वाला एटीट्यूड भूलकर एकदम ममतामयी हो गई। पास खड़ा जाओ लियांगजुन मुक्का हवा में लहराते हुए बोला, क्या टाइमिंग है, बस थोड़ा और होता तो ये तेरा दिमाग खोल देते। हाओ गुइलोंग भी हंसते हुए मजाक करने लगा। ये कहना झूठ होगा कि मैं नर्वस नहीं था। खैर इस प्रोफेशन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का हुजूम कमरे में घुस आया। मॉडर्न हुआ तो फांगजी सबसे आगे था। चिल्लाते हुए बोला, देखो ये मेरी मेहनत का फल है, मैंने इसे होश में लाया है, मैंने कर दिखाया। अबे ओ फेंक जी, ये क्या बदतमीजी है, सबके सामने क्रेडिट चोरी कर रहे हो। हाओ गुइलोंग ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। फेंक जी ने तुम्हारी तरफ इशारा करके हंसते हुए कहा, ये मेरे ही इलाज से जागा है। अगर मेरे अक्यूपंक्चर और फायर कपिंग का जादू नहीं होता तो ये कभी नहीं जागता। हाओ गुइलोंग भड़क गया। उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ा, मैंने 2 दिन से आंखें नहीं झपकाई और तू बूढ़ा आदमी आकर फल तोड़ रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? क्यों नहीं आ रही? क्रेडिट मेरा है। लाओ हाओ, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्रेडिट छीनने के लिए ड्रामा मत करो, मासूम बनने की कोशिश न करो। दोनों टॉप के एक्सपर्ट्स अस्पताल में ही झगड़ने लगे और हाथापाई तक आ गए। शुक्र है सबने उन्हें अलग किया। जाओ लियांगजुन ने बीच बचाव करते हुए कहा, भाई लोग शांत हो जाओ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। इसी बीच तुम्हारे होश में आने की खबर नर्स ने इंटरनेट पर डाल दी और नेटिजन्स का दिमाग ही हिल गया। तुम्हारा रूममेट जिन यीयू जैसे ही ये खुशखबरी सुनता है, वो सबको हड्ढबधा कर जगाने भागता है। चेन मुफेंग की नींद एक झटके में उड़ जाती है और वो एक्साइटमेंट में जिन यीयू जिन हान्यू को गले लगाकर डांस करने लगता है। जिन यीयू उसे धक्का देकर बोलता है, हटा अपना हाथ, मेरा टेस्ट लड़कियां हैं। चेन मुफेंग बाकी 3 रूममेट्स पर चिल्लाता है, क्या सो रहे हो बे, उठो और जश्न मनाओ।
रूममेट्स उठते हैं और शिकायत करने लगते हैं, अबे चेन मू फंग क्या पागलपन है, मसाज पार्लर जाना है तो खुद जा, मुझे क्यों पीट रहा है, कल डेट है, सोने देगा या नहीं। चेन मू फंग दहाड़ता है, अबे लाओ मुंह होश में आ गया है और तुम लोग सो रहे हो, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। खबर पक्की होते ही सब खुशी से पागल हो गए, चप्पल घसीटते हुए सब हॉस्पिटल की तरफ भागे। तुम्हें देखते ही सब खुशी से झूम उठे, अबे लाओ मुंह लगा था तू तो निकल लिया, हम तो तेरे लिए कफन का पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे थे। पीछे से जिन यी यू ने जलती पर तेल छिड़का, और तो और लोग तेरा कब्रिस्तान खरीदने के लिए चंदा भी जमा कर रहे थे ताकि तुझे बेघर ना मरना पड़े। चेन मूफंग ने तुरंत बात काटी, अबे गधे कुछ अच्छा बोल, तुझे पता भी है क्या बोलना चाहिए, उसे कहना चाहिए बच गया, अब आगे लाइफ सेट है। सब एक साथ चिल्लाए, भाई लाओ मुंह बधाई हो, बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन बिखरे बालों और चप्पल पहने हुए दोस्तों को देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ गई। मुसीबत के बाद ही असल खुशी का पता चलता है। इन कमीने दोस्तों के साथ जिंदा रहना वाकई में सबसे बेस्ट फीलिंग है। चैन मूफंग अपना सिर खुजलाते हुए शर्मिंदा होकर बोला, भाई जल्दी जल्दी में कोई गिफ्ट नहीं लाया, बुरा मत मानना। जांग शिनयी हल्के से मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, तुम लोग आ गए वही काफी है। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। जिस तरह वो वहां खड़ी थी वो पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड साउजी भी लग रही थी। जांग शिन यमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने सबको भगाते हुए कहा, जाओ जाकर सो जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। चेन मूफंग मानने को तैयार नहीं था, नहीं हम पूरी तरह से फ्रेश हैं। उसने एक दोस्त को खींचा और पूछा, बता हमारी एनर्जी कैसी है। वो दोस्त तुरंत समझ गया और बोला, अरे भाई पूरी रात पार्टी करने की पावर है, ये तो बस शुरुआत है। चेन मूफंग ठाका लगाकर बोला, सही कहा, अगर असली भाई हो तो क्षा लाओ मुंह के साथ सुबह तक पार्टी करनी ही पड़ेगी। सब तुम्हें घेरे बैठे रहे, तुम्हारी वापसी का जश्न मनाते रहे। कॉलेज के 4 साल में ऐसे पक्के दोस्त मिल जाएं तो लाइफ झिंगा लाला। सुबह होने तक सब धीरे धीरे वहां से निकल गए। जांग शिन ये भी सोने की तैयारी करने लगी और जाते जाते उसने प्यार से पूछा, मुझे क्या तुम्हें मेरी और जरूरत है। तुमने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। जांग शिन ये ने अपने बाल संवारते हुए बड़ी कोमलता से कहा, थैंक यू, मैं भी अब जाकर चैन की नींद सोना चाहती हूँ। पहले तो हमेशा इंसोम्निया नींद न आने की बीमारी रहता था, अब फाइनली सुकून से नेचुरल वेकअप तक सो सकूंगी। वह उठकर दरवाजे की तरफ गई, रास्ते में पीछे मुड़कर एक स्माइल दी और हाथ हिलाकर बाएं बाएं किया। उसकी वह एक झलक इतनी कातिलाना थी कि कोई भी होश खो बैठे। इन 4 सालों में उसने खुद को इतना रिलैक्स कभी महसूस नहीं किया था। सुबह हॉस्पिटल ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल नर्स अपॉइंट की। ये लाइट डच की नई नहीं है, हालांकि तुमने अभी बात नहीं की है, लेकिन तुम्हें वो बहुत फैमिलियर लगी। नर्स दीदी ने मजे लेते हुए कहा, भाई वामू जी टोंगजुए, फाइनली तुम होश में आ गए। भाई तुमने तो सबकी नाक में दम कर रखा था। स्कूल की शाओ हुआ, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को तुमने कितना थका दिया है। तुम बोल नहीं पा रहे थे, बस उसे घूर कर देखे जा रहे थे। नर्स दीदी ने चम्मच दिखाते हुए तुम्हें मुंह खोलने का इशारा किया। तुमने देखा कि उसके नेम प्लेट पर शानशीशी लिखा है। ये ब्यूटीफुल इंटर्न आते ही तुम्हारी सेवा में लग गई। बेचारी थकड़ चूर हो गई थी। जब उसने तुम्हारे होंठ साफ किए तो तुम्हें एक नजर घूरते हुए बोली, जल्दी ठीक हो जाओ यार, आज तुम्हारे जागने की खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई, ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर। स्कूल में तो टहलका मच गया। जो टीचर्स तुम्हें सस्पेंड या लीव पर भेजने की तैयारी कर रहे थे वे तो अब खुशी से झूम उठे। टीचर क्यों क्यों क्लास में बहुत खुश होकर बोली, स्टूडेंट्स सुना तुम लोगों ने, हमारा मुंह गेटोंग से होश में आ गया है। पूरी क्लास में तालियों की गूंज मच गई। हालांकि शू हुआई एन को अंदर से बहुत जलन हो रही थी, लेकिन दिखावे के लिए उसे भी हंसना पड़ता। वो जांग शिनयी को अपनी जानी दुश्मन मानती है, इसलिए वो अंदर से पूरी तरह जली भुनी हुई थी। क्लास के बाद मॉनिटर ने चंदा इकट्ठा करने की बात की, लेकिन माहौल धीरे धीरे ठंडा पड़ी डेच गया। शू हुआई एन ने ताना मारा कि अब कौन हमारी जेब से पैसे खर्च करवाएगा। सबने उसका साथ दिया और कहने लगे कि तुमने स्कूल की क्वालिफिकेशन को बदनाम कर दिया है। दोपहर में जांग शिनयी आंखों के नीचे काले घेरे डार्क सर्कल्स लेकर क्लास में आई। उसने देखा सब अजीब नजरों से देख रहे हैं। मॉनिटर ने पैसों का लिफाफा आगे किया। शिनयी ये मुजी के लिए लिविंग एक्सपेंस खर्च है। जांग शिनयी ने पैसे वापस कर दिए। नहीं, सबकी भावनाएं समझ आई, पर थैंक्स, मेरे पास अभी अपनी सेविंग्स है। शू हुआइयन पास से गुजरी और चिल्लाई, हाँ क्या सच में उसे भीख मांगता समझ रखा है। जैंग शिनयी को बुरा बहुत लगा, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद सब ग्रुप बनाकर तुम्हें देखने आए। चू चू टीचर ने चश्मा ठीक करते हुए हंसकर कहा, मूंगे सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, तुम्हें होश में देखकर बहुत खुशी हुई। सब बेड के चारों तरफ फूल और फ्रूट्स लेकर खड़े हो गए। तुमने बहुत मुश्किल से थैंक यू शब्द बोला। तुम्हारी आवाज बहुत बैठी हुई थी, लेकिन तालियां बज उठी। ये तुम्हारी रिकवरी की तरफ एक बद्धा कदम था। तभी हाओ गुइलो अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ घुस आया और चिल्लाने लगा, हट जाओ, साइड हो जाओ, हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी है ताकि पूरा देश इस मिरेकल को देख सके। चू चू टीचर ने बीच में टोका, थोड़ा रुकिए, हमें भी तो मूजी के साथ फोटो खिंचवानी है। डॉक्टर्स हंसने लगे, अरे वाह, हम भी फोटो में चेंग जी हेंग घुसकर फोटो करवाना चाहते हैं। भले ही तुम हिलडुल नहीं पा रहे थे, पर इतने लोगों के बीच घिरे रहकर तुम्हें अंदर से बहुत मजा आ रहा था। टीचर्स, स्टूडेंट्स और तुम्हारे रूममेट्स ने तुम्हें बाय बोला
और तुम्हारे जल्दी ठीक होने की दुआ की। डॉक्टर्स ने चिढ़कर सबको बाहर निकाला। बस करो भाई, चलो निकलो यहाँ से, कमरा बहुत छोटा है। फिर जाओ लियांगजुन ने अपना कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। अरे दोस्तों, मैं हूँ जाओ लियांगजुन। सब मूंगे की फिक्र कर रहे थे ना, तो चलो आज तुम सबको सच्चाई दिखाते हैं। उसके बताते ही इंटरनेट की पब्लिक टूट पड़ दी और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अरे ये तो सच में मूंगे है, ये तो चमत्कार है, वो होश में है, यही सबसे बड़ी बात है। सिर्फ 10 मिनट में उसकी लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप 10 लाख पार हो गई और जाओ लियांगजुन को लगा जैसे उसने अपनी लाइफ का पीक हासिल कर लिया हो। अस्पताल में तो होड्डा मच गई कि कौन कैमरे पर सबसे पहले दिखेगा। हाउ गोइलोंग जोश में धक्के खाते हुए आगे आया। आखिरकार मेरी बारी आई। फैमिली, मैं हूँ सर्जरी का एक्सपर्ट हाउ गोइलोंग। मूगे जो होश में आया है वो मेरी मेहनत का नतीजा है ना मूगे? तुमने उसे सीधा एक जबरदस्त आई रोल आंखें घुमाकर देखना दिया, जिसे देख लाइव स्ट्रीम वाली जनता हंस हंस के पागल हो गई। मूगे का रिएक्शन कितना क्यूट है। आखिर इस डॉक्टर ने ऐसा क्या किया कि सब इसे नापसंद कर रहे हैं। और सुनो, क्या मूगे को पैसों की जरूरत है? चलो उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं। हाओ गुइलोंग ने मौका देखकर पूछा, मूगे क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए क्राउड फंडिंग करें? तुमने सख्ती से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। जिसके पास 10 ट्रिलियन की दौलत हो उसे किसी की मदद की क्या जरूरत? उल्टा फैंस तो तुम्हें पैसे भेजने के लिए बेताब थे। तभी फेंग जी ने हाओ गुइलोंग को धक्का देकर हटाया और चिल्लाया, ओए दोस्तों, मैं हूँ आयुर्वेद डॉक्टर फेंग जी, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, फेंग डॉक्टर तो काफी भले इंसान लग रहे हैं, लोग कमेंट्स में बोले। मुंह गे तो अब पूरी तरह वायरल हो गया था। हर कोई लाइमलाइट चुराना चाहता था, यहाँ तक कि बड्ढे डॉक्टर्स भी पीछे नहीं थे। तभी वो बूढ़ा डोंग डॉक्टर दोंग शेनयी भी आ धमका और जाओ लियांगजुन को पकड़ कर पूछने लगा, मेरी बारी कब आएगी कैमरे में दिखने की? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बाकी डॉक्टर्स भड़क गए। अरे डोंग डॉक्टर, लाइन में लगना नहीं आता क्या? बिना बारी के घुसना बदतमीजी है। सबने उसे बहाने बनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। 1 घंटे तक तुम किसी लकी चार्म की तरह घिरे रहे। सच तो ये था कि तुम होश में आने के बाद सेकंडों में ठीक हो सकते थे, पर सिस्टम ने एक मिशन दे दिया था। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो नॉर्मल रिकवरी कर लो या फिर प्रोसेस धीमा करके अपना लुक बदल लो। 10 दिन लेटने पर खूबसूरती में 10% का इजाफा, 20 दिन लेटने पर 20%। तुमने बिना सोचे 20 दिन लेटने का फैसला कर लिया। अभी भले ही तुम्हारा चेहरा सूझकर पिग हेड सुअर जैसा लग रहा हो और तुम बहुत अजीब दिख रहे हो, पर फ्यूचर में सुपर हैंडसम दिखने के लिए ये छोटी मोटी बदसूरती क्या चीज है? सिस्टम ने फिर याद दिलाया, सोच लो, इन 20 दिनों में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बहुत बदसूरत बोलकर ताने मारेंगे। क्या ये बर्दाश्त कर पाओगे? तुमने बिना परवाह किए कहा, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, मैं सब झेल लूंगा। अपनी असली काया पलट के लिए ये जिल्लत उठाना पूरी तरह वर्थ है। सिस्टम से टिंग की आवाज आई। 20 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 20 दिन बाद तुम अमीर भी होगे और हॉट भी। पैसा तो मुझे चाहिए ही, पर वो डैशिंग लुक भी चाहिए। तुम्हारे होश में आने के बाद सब कुछ सुधर रहा था। इंटरनेट का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया। हाथ पैर में जान आ गई। 3 दिन बाद तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, बस जियांग यीये की थकान देख दिल भर आया था। डिस्चार्ज के वक्त भी तुम व्हील चेयर पर थे। शरीर काफी कमजोर था। तुम्हारी एक आंख खुली थी और दूसरी थोड़ी अजीब, ऊपर से सूझा हुआ चेहरा। तुम सच में बहुत अजीब दिख रहे थे। डिस्चार्ज के दिन तुमने उन डॉक्टर्स के साथ फोटो खिंचवाई। एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ और अस्पताल के बाहर जो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारा फायदा उठाने आए थे वो भी निकल लिए। पूरी इंटरनेट की दुनिया तुम्हारे ठीक होने के मैसेज से भर गई। अब हर 3 दिन में तुम्हें चेकअप के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने थे। जांग यी तुम्हें व्हीलचेयर पर लेकर सीढ़ी ढेक पर चल रही थी और उसने प्यार से पूछा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तुमने बेफिक्र होकर कहा, कमरा रेंट पे ले लेते हैं, रोज दवाई पीनी पड़ रहती है, हॉस्टल में बहुत दिक्कत होती है। जांग सिनी ने अपना बैंक कार्ड निकाला और परेशान होकर बोली, हॉस्पिटल का बिल भर भर के अब कार्ड में सिर्फ 1000 बचे हैं, इतने में रेंट वाला कमरा नहीं मिलेगा। तुमने एक जबरदस्त स्माइल दी और कहा, टेंशन मत ले, ये पैसा मैं दे दूंगा। जांग सिनी हैरान रह गई। हिलना मत, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? तुमने अपना कार्ड निकाला और सामने के एटीएम की तरफ इशारा किया। चल पैसे निकालते हैं, पास आ, मैं तुझे पासवर्ड बताता हूँ। उसने तुम्हारे हाथ में कार्ड देखा और कंफ्यूज हो गई। ये कार्ड मेरे वाले से अलग क्यों दिख रहा है? तुमने मजाक में कहा, फिक्र मत कर, सब ठीक है, जा जल्दी पैसे निकाल। जांग सिन ये शक करते हुए एटीएम के पास गई। पासवर्ड डालते ही बैलेंस नहीं दिखा। वो तो बस 10,000 निकालना चाहती थी, पर हाथ कांप गए और एक एक्स्ट्रा 0 दब गया। कंफर्म दबाते ही मशीन ने नोट उगलने शुरू कर दिए। वो शॉक हो गई। 1 लाख तक निकल रहे थे। उसने फिर से कोशिश की, पैसे निकल रहे थे। उसने अपना वाला कार्ड डाल के 2000 निकालने की सोची तो बटन दबाते ही वो मना हो गया। जांग सिन ही उलझन में बाहर आई। तुमने पूछा, क्या हुआ? पैसे निकालने में इतनी देर क्यों लगी? उसने दबी आवाज में कहा, मैंने 1 लाख निकाले हैं, सॉरी, आखिर इसमें कितने पैसे हैं? तुमने कार्ड की तरफ इशारा किया और बड़े कूल अंदाज में बोले, जितने मन करे निकाल, मैं तो कुंग हूँ, पर पैसे के मामले में वांग हूँ। 10 लाख निकालना भी मेरे लिए खेल है। जियांग शेन ये को यकीन नहीं हुआ। आंखें फाड़ के तुमसे पूछने लगी, तू एक शू शेन है, ये सब सही लग रहा है क्या? तुमने बेशर्मी से कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा ही लिया है। वो चिढ़ गई
उसे पता था कि पूछने का कोई फायदा नहीं, सच तो आगे पता चल ही जाएगा। इसके बाद उसने एक कैब बुलाई और तुम्हें घर दिखाने ले गई। लोकेशन एकदम बढ़िया थी, रेंट 5,000 था। तुमने बिना सोचे हाँ कर दी और या ये फुई करके 10,000 तुरंत भर दिए। जांग सिन्ही को लगा ये थोड़ा ज्यादा खर्चा है, पर कोई और चारा भी नहीं था। व्हील चेयर के लिए ग्राउंड फ्लोर ही बेस्ट था। मगा मुझी, मैं तेरे लिए दवाई बनाती हूँ, तू आराम से बैठ, कहीं मत जाना। तुम फोन चला रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसे दवाई का कटोरा लेकर आते देखा तो मन ही मन सोचे, इसका ये अंदाज बिल्कुल एक छियनछी ल्यांगमूत जैसा है। तू नीचे क्यों उतरा? उसने आते ही कहा। गर्म दवाई की महक नाक में भर गई। तुमने नाक सिकोड़ कर चिढ़ते हुए कहा, ये कितनी बदबूदार है। वो हंसी और तुम्हें लाड करते हुए बोली, दवाई कड़वी ही होती है। तुमने नखरे दिखाते हुए कहा, तू ही मुझे पिला दे, मेरे हाथ पांव में तो जान ही नहीं है। जांग शिनयी ने मजाक में कहा, पहले तो तू मरियल पड्डा रहता था, अब होश में है तो नखरे देख, जल्दी ठीक हो जा, मुझे भी क्लास अटेंड करने जाना है। तुमने कहा, बहुत मेहनत कर रही है तू। उसने तुम्हें घूरा, ज्यादा बोल मत, चुपचाप मुंह खोल। तुमने जैसे ही घूंट भरी वो कड़वाहट सीधे पेट के अंदर तक गई। यकीन नहीं हुआ इतनी कड़वी थी। तू इतनी वैन रोज क्यों नहीं रही अब? ये सुनकर उसे अजीब लगा। वो थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, तू क्या जानता है, चुप रह। तुमने मन बना लिया था कि अब नहीं छुपाओगे। धीरे से बोले, मैं भले ही बेहोश था पर मेरा दिमाग काम कर रहा था। तेरी वो सब बातें मैंने सुनी है। तूने रोते हुए कहा था कि मेरे बिना जी नहीं पाएगी। ये सुनकर उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। वो अंदर से पूरी तरह घबरा गई। समझ नहीं आया कि उसे क्या क्या पता चल गया है। दोनों की नजरें मिली। वो शर्म के मारे मुद्द गई और चिल्लाते हुए बोली, तू झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तुमने एक शैतानी मुस्कान दी। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं पागल हूँ। वो गुस्सा होकर पैर पटकते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे बात नहीं करनी, जल्दी दवाई खत्म कर, मुझे कॉलेज जाना है। दवाई पीते ही वो मुंह फुलाकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद तुम्हें उसका ये गुस्सा भी क्यूट लगा। बाहर जाकर वो दीवार से लगकर काफी देर तक खड़ी रही। उसने पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा और अपनी आंखों के आंसू पोंछे, फिर कॉलेज की तरफ बढ़ गई। ये दुख नहीं बल्कि अपनी मेहनत के समझे जाने का सुकून था। उसे क्या पता था कि सबसे ज्यादा उसे तुम ही समझते हो। जांग शिनयी अभी स्कूल पहुंची ही थी कि उसे किसी ने आकर जबरदस्ती उठा लिया। जांग शिनयी को पुलिस के ले जाने की खबर किसी बम धमाके की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। फिर जो खबर फूदाओ युएन चयारी काउंसलर ने दी, उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। हमारी शान और शौकत वाली शाओ हुआ पर तो बैंक के लूप होल का फायदा उठाकर 1 लाख कैश गैर कानूनी तरीके से निकालने का इल्जाम था। पूरी क्लास के लोग हैरान रह गए, बहस छिड़ गई। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शाओहुआ से ऐसा कर सकती है, लेकिन तभी एक तीखी आवाज गूंजी, हम्फ, उसे पैसों की जरूरत क्यों नहीं होगी? मूगे वरमूगे का मेडिकल बिल भरने के चक्कर में ही तो उसने ये रिस्क लिया है। तुम्हें बदनाम होते देख छेन मुफेंग गुस्से में खड़ा हो गया और चिल्लाया, शू हुआन, सबूत हो तो बात कर, बकवास बंद कर। लेकिन शू हुआन ने अकड़ के साथ कहा, क्यों, जो किया है वो बताने से डरूं क्या? मेरे हिसाब से तो वो कंगाली में इस हद तक गिर गई है कि शायद अब वो जिस्म फरोशी भी कर ले। ये बात बहुत घटिया थी। चेन मुफेंग गुस्से में मेज पीटने लगा, लेकिन चू हुआन और भी ज्यादा मजे लेने लगा। देखा नहीं, मुंह ये जब से अस्पताल से आया है कितना बदसूरत लग रहा है, बिल्कुल राक्षस जैसा। सिर्फ वही है जो उसे झेल रही है, शायद उसे अब कोई और पूछता ही नहीं। आखिरकार बानचांग क्लास मॉनिटर को बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि मामला पहले ही बहुत बिगड़ चुका था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जांग शिनयी मच्छरे मुश्किल में फंसी थी। पूछताछ के दौरान वो मासूम बनी रही। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, उस कार्ड से तो 1 लाख निकल सकते थे। रिकॉर्डिंग ऑफिसर ने उसकी उम्मीद तोड़ते हुए कहा, एटीएम से एक दिन की लिमिट 20,000 है, ये नहीं पता क्या? ये सुनते ही जांग शिनयी के मुंह पर ताला लग गया। उस पल तक भी उसे तुम पर शक नहीं था। उसे लगा बैंक की ही कोई गलती होगी। उसके पिता वहां पहुंचे और दुखी होकर बोले, इतने बुरे दिन नहीं आए कि क्राइम करो, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जांग शिनयी के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था। वो बस इतना ही कह पाई, मैंने कुछ नहीं किया। उसी वक्त तुम्हें फू दाओ युएन का फोन आया। जैसे ही पता चला कि जांग शिनयी पकड़ी गई है, तुमने भरोसा दिलाया कि मामला चुटकियों में सुलझ जाएगा। फोन कटा ही था कि पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया। क्या आप डोंगहाई यूनिवर्सिटी के मुगे बोल रहे हैं? आपके कार्ड में दिक्कत है, हमें पूछताछ करनी है। तुमने शांत आवाज में हाँ कहा, लेकिन मन ही मन बहुत गुस्सा थे। तुम्हारा कार्ड खराब है, ये तो जोक है। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम 10 ट्रिलियन की संपत्ति के मालिक हो और अमीरी के उस शिखर पर हो जहां उनका पहुंचना नामुमकिन है। जांग शिनयी को तुम्हारे कार्ड की वजह से जेल जा रही देख तुम्हें जबरदस्त गुस्सा आया। तुमने एक पुराना नंबर घुमाया, सामने वाले आदमी ने स्क्रीन पर वो नंबर देखा तो उछल पड़ा। 10 ट्रिलियन वाला मालिक खुद कॉल कर रहा था। तुमने बिना घुमाए फिराए कहा, मेरी दोस्त ने 1 लाख निकाले और तुम्हारे स्टाफ ने उसे पुलिस को दे दिया, खुद देख लो क्या करना है। बैंक के सिंगचांग प्रेसिडेंट के पसीने छूट गए। तुम तो उनके लिए चलते फिरते खजाना थे। उसने तुरंत भरोसा दिलाया, सर बेफिक्र रहिए, मैं अभी मामला सुलझाता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। तुमने ठंडी आवाज में कहा, उम्मीद है ऐसा ही होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फोन कटते ही सिंगचांग का पारा 7वें आसमान पर था। 5 मिनट के अंदर बैंक के सारे हाई लेवल अधिकारी पसीने पसीने होकर उसके ऑफिस में घुसे। उन्हें पता चला कि दोंगहाई ब्रांच ने तुम्हें ही गिरफ्तार करवा दिया है।
सबके सब हैरान। सिंगचंग दहाड़ा। जिसे पकड़ा है वो हमारा तेजी के हु स्पेशल क्लाइंट है। तेजी के हु का नाम सुनते ही सबकी हवा टाइट हो गई। वो ऐसे क्लाइंट थे जिनकी डिपॉजिट ही अरबों में थी और असल में तो उनका लेवल इतना ऊंचा था कि बैंक के सिस्टम की औकात ही नहीं थी उसे मापने की। सिंह चांग ने फौरन डोंगहाई ब्रांच को कॉल करवाया। तुमने किसी को पकड़ा है, उसे अभी के अभी छोड़ो। ब्रांच मैनेजर को माजरा समझ नहीं आया, लेकिन जब पता चला कि मामला स्पेशल क्लाइंट का है तो उसकी टांगें कांपने लगी। उसने मैनेजरों पर चिल्लाया, किसने पुलिस बुलाई थी, सामने आओ। उस लेडी ऑफिसर ने कांपते हुए हाथ उठाया, मैंने। उसने लूप होल से पैसे निकाले थे। मैनेजर गुस्से में लाल पीला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी जाओ और उसे बेल पर छुड़ाओ, वरना कल से नौकरी पर मत आना। वो महिला डर के मारे वहां से भागी। उधर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अफवाहें आग की तरह फैल चुकी थी। झूठ है, उसके पास तो खदानें हैं, वो 1 लाख के लिए ऐसा क्यों करेगी? यू वाई एन की आवाज फिर से गूंजी। अरे वो तो पुरानी बात है, तुम्हारे मेडिकल बिल भरने के चक्कर में उसने सब लुटा दिया। माँ बाप के घर गाड़ी तक बिक गए। अब वो लोग किराए के मकान में घिसट रहे हैं। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए। किसी ने कहा, शू हुआयन, इतना मत गिरो, कर्मा वापस आता है। शू हुआयन यहाँ सा, मैं बुरा हूं तो क्या, मैं तो तमाशा देखूंगा। इधर पूछताछ रूम का माहौल एकदम भारी था। क्या और भी कोई साथ में है? पुलिस के दबाव के बावजूद जांग शिन येबू ने तुम्हें बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। कोई नहीं है, जो किया मैंने अकेले किया। रिकॉर्डिंग ऑफिसर ने कबूलनामा आगे बढ़ाया। साइन करो, कार्ड की जांच होते ही जेल भेज दिए जाओगे। जांग शिन यी के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने पेन उठाया। जांग और चिन लिख लिया था, यी का पहला हिस्सा ही लिखा था कि तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। रिकॉर्ड ऑफिसर ने जैसे ही फोन उठाया उसका चेहरा एकदम बदल गया। अभी 2 शब्द भी नहीं सुने थे कि उसने झपटकर जियांग शिनई के हाथ से कॉन्फेशन लेटर छीन लिया। फाइल पर बस आधा सिग्नेचर बाकी था। ऑफिसर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। शुक्र है, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाता। जियांग शिनई ने वापस लेने की कोशिश की। वापस दो, मुझे साइन करने दो। उसने आपके लिए जेल जाने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन ऑफिसर की एक बात सुनकर उसके होश उड्डेज गए। गलत फहमी हो गई थी, बैंक ने केस वापस ले लिया है, आप इनोसेंट हो, अभी निकल सकते हो। जांग शिन्ई वहीं जम गई। इस बद्दी खुशखबरी ने उसे झकझोर कर रख दिया। मौत के मुंह से बाहर आने के एहसास ने उसे बुरी तरह रोने पर मजबूर कर दिया। उधर जेल के बाहर अनजान जियांग के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ पैर जोधा रहे थे। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। जैसे ही वे घुटने टेकने वाले थे, गेट खट से खुला और जियांग शिन्ई सही सलामत बाहर आ गई। पापा, मैं ठीक हूँ। उसके पीछे पीछे वो बैंक मैनेजर भी था, जो पहले बहुत एटीट्यूड में था, लेकिन अब कांपते हुए माफी मांग रहा था। बाप बेटी धूप में नई जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस सारे ड्रामे के पीछे जो असली ड्रैगन एम्परर कार्ड की पावर थी, उसकी शुरुआत अब भी बाकी थी। डोंगहाई एयरपोर्ट पर एक ऐसी वेलकम सेरेमनी चल रही थी जो हिस्ट्री बन गई। आखिर वो कौन सा वीआईपी है जिसके लिए हमें पूरी टीम के साथ आना पड़ा? डोंगहाई ब्रांच के बड़े बड़े ऑफिसर्स पसीने से तरबतर होकर एयरपोर्ट के अंदर भागे। जब सन ग्लासेस पहने हुए धाक दी डेच पर्सनैलिटी वाला एक आदमी बाहर निकला तो सब पत्थर की तरह जम गए। वो लॉन्गहुई बैंक का प्रेसिडेंट लियू हाओ था। वो शख्स जो 18 ट्रिलियन के फंड को मैनेज करता है, फाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम। सबकी सांसें थम गईं। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि डोंगहाई शहर का मेयर भी उसे रिसीव करने खुद आया था। लियू हाओ के आते ही एयरपोर्ट में टहलका मच गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। एक इन्फ्लुएंसर ने वहीं लाइव शुरू कर दिया, गाइस, लॉन्गहुई का प्रेसिडेंट डोंगहाई आया है, वो बस मेरे सामने ही है। कमेंट सेक्शन में सब शक कर रहे थे। जब तक उस बंदे ने चोरी से फोटो नहीं खींची, पूरा इंटरनेट हिल गया। सच में वही है। इस लेवल का बड़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या कोई ट्रिलियन वाली डील साइन होने वाली है? लेकिन मेयर के पूछने पर लियू हाओ ने जो कहा, सब सन्न रह गए। मैं यहाँ सिर्फ एक इंसान से मिलने और उससे माफी मांगने आया हूँ। पूरी महफिल में खलबली मच गई। मेयर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक इतना बद्दा चाहे पतियों का राजा किसी के सामने झुककर माफी मांगेगा। गाड़ियों का काफिला निकला, लेकिन डेस्टिनेशन देखकर सब चौंक गए। कोई लग्जरी होटल नहीं, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं, बल्कि छिंगक्वान स्ट्रीट 286 का एक खस्ताहाल रेंट वाला घर। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जांग शिनी थक हार कर घर पहुंची। उसने देखा कि आप व्हील चेयर पर उसकी तरफ बरक रहे हो, तो ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। उसकी खराब हालत देखकर आपका दिल दहल गया। आपने धीमे से कहा, सॉरी, तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। प्रॉमिस, अब ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। छिनिए, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की बना दूंगा। जेल से छूटकर आई उस थकी हुई कैंपस क्रश से आपने ये वादा किया जबकि आप खुद व्हील चेयर पर थे और बीमारी की वजह से चेहरे पर सूजन थी। जियांग के पापा ने ठंडी आह भरी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। जियांग शिनई ने भी बस एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसे लगा कि आप सिर्फ दिलासा दे रहे हो, लेकिन अगले ही पल ब्रेक की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। लग्जरी गाड़ियों का काफिला किसी लोहे की दीवार की तरह उस छोटे से मोहल्ले के बाहर खड़ा हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला
और बाहर निकले लॉन्गहुई बैंक के प्रेसिडेंट लियू हाओ और डोंगहाई शहर के मेयर। मूगे, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जियांग शिनई ने आपको पीछे करने की कोशिश की। उसे लगा कि ये लोग कोई तमाशा करने आए हैं। पडी ढोसी भी कानाफूसी कर रहे थे कि ये सब कैंपस क्रश के लिए आया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी रूह कांप गई। वो पावरफुल प्रेसिडेंट लियू हाओ कैंपस क्रश को नजरअंदाज करके सीधे आपकी व्हीलचेयर के पास गया और आपके सामने सिर झुकाकर बोला, मूगे साहब, माफी चाहता हूँ, मुझे आने में देर हो गई। पूरे इलाके में सन्नाटा था। सबको लगा कि उनका जब्धा जमीन पर गिर जाएगा। इतना बद्दा फाइनेंस टाइकून एक विकलांग इंसान के आगे झुका था। ये है वो वीआईपी, ड्रैगन किंगडम पेशेंट नंबर 1। सबकी हैरानी के बीच आपको कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि आपने व्हीलचेयर घुमाई और ठंडे लहजे में बोले, मैं बहुत गुस्से में हूँ। जांग के पापा डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने मेयर से पूछा, प्लीज बताइए आप कौन है? मेयर का नाम सुनते ही जांग के पापा घुटनों के बल गिरने वाले थे। ये वो लोग थे जिन्हें सिर्फ टीवी पर देखा जाता था, लेकिन आपको उनकी कोई परवाह नहीं थी। आपने सीधे वो ब्लैक ड्रैगन एम्परर कार्ड निकाला और टेबल पर पटक दिया। इस कार्ड से मुझे 10 बिलियन चाहिए। 10 बिलियन! ये शब्द एक न्यूक्लियर बम की तरह था जिसने वहां मौजूद ऑफिसर्स को हिला दिया। वही लेडी मैनेजर जिसने पुलिस को कॉल किया था, उसने अभी भी बदतमीजी की। पागल हो गए हो क्या? इस कार्ड में इतने पैसे आ ही नहीं सकते। लियू हाओ तेजी से मुद्दा। उसकी आंखों में खून सवार था। सब डर के मारे मर गए, क्योंकि सिर्फ वही और मेयर जानते थे कि इस कार्ड के पीछे इंटरनेशनल बैंकों का कितना बड़ा फंड है। पूरे 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा। तुम वही बंदे हो जो किसी भी बैंक की किस्मत बदल सकते हो। पुलिस किसने बुलाई थी? आपकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। लियू हाओ चिल्लाया, किसने किया ये? सामने आओ। ब्रांच मैनेजर के पसीने छूट गए और उसने उस कांपती हुई लेडी मैनेजर को धक्का देकर आगे कर दिया। आपने उस औरत को देखा जिसने जांग शिन्ई को बर्बाद करने की कोशिश की थी। आपकी आंखों में कोई दया नहीं थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं बात मानूं तो 1 बिलियन कैश निकालो और उससे कहो कि वो इसे एक एक करके गिने। हाथों से गिनती होनी चाहिए और वीडियो भी बनना चाहिए, समझ गए? वो 100 मिलियन नोट थे। गिनते गिनते हाथ टूट जाते। लेडी मैनेजर वहीं रो रो कर गिर पड़ी, लेकिन लियू हाओ के खूंखार तेवर देखकर ब्रांच मैनेजर ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। अब जो होने वाला था वो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। एक बवाल जो तुम्हारी जीत के साथ खत्म हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद कहानी में ट्विस्ट आया। मूगे, क्या मुझे आपको डिनर पर इनवाइट करने का सम्मान मिलेगा? जो दी चेंग डिस्ट्रिक्ट चीफ हमेशा हवा में रहता था, वो अब किसी वेटर की तरह तुम्हें दावत दे रहा था। यहाँ तक कि उसने खास तौर पर जियांग शिनई और उसके पिता को भी साथ लाने की रिक्वेस्ट की। दावत में मरीजों को वापस सही करने के बदले तुम जियांग जाओदोंग को पूरी तरह से जोश में ले आए। कल जो इंसान बर्बादी के कगार पर था, आज वो शहर के सबसे बड़े आदमी का खास मेहमान बन गया। मूगे पी नहीं सकते, ये ड्रिंक मैं उनकी जगह पी लेता हूँ। जियांग के पिता को गर्व से तुम्हारे लिए शराब पीते और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ भाईचारा निभाते देख तुम्हें सुकून मिला। जियांग शिनई तुम्हारा हाथ थामे यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे उसे प्रोटेक्ट करना था वो सिर्फ एक डिनर में उसकी पूरी फैमिली की किस्मत बदल देगा। डिनर खत्म हुआ। लियू हाओ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। उसका बर्ताव इतना झुका हुआ था कि पूछो मत। मूगे, आज के बाद लोंग हुई बैंक आपका सबसे वफादार कुत्ता है। तुमने बस हल्के से सिर हिलाया। जो मुझसे नहीं उलझेगा मैं उससे नहीं उलझूंगा। वापसी की कार में डोंगहाई शहर के दी चांग ने घबराते हुए लियू हाओ से पूछा, ये मूगे, आखिर इनके पास कितने पैसे हैं? लियू हाओ ने खिड़की के बाहर एक 150 अरब की मार्केट वैल्यू वाली डोंगहाई की टॉप कंपनी की ओर इशारा करते हुए ठंडे लहजे में कहा, ऐसी कंपनियां मूगे लोंगहुई बैंक में अपनी सेविंग्स से आराम से 6 से 7 खरीद सकते हैं। क्या? दी चांग्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्लोबल क्रिप्टो क्रैश सुना है? वो मिस्टीरियस इंसान जिसने पूरी दुनिया की 10 ट्रिलियन की आइडल वेल्थ गायब कर दी थी। लियू हाओ ने फुसफुसाते हुए कहा, हर लफ्ज किसी धमाके जैसा था। वो यही है, 10 ट्रिलियन। दी चांग सीट पर बेदम होकर गिर गया, पसीने से भीग गया। वो समझता था कि वो राजा है, पर तुम्हारे सामने वो एक मामूली नौकर निकला। उसी वक्त लोंगहुई बैंक के अंदर एक खौफनाक मंशा चल रहा था। वो लेडी मैनेजर पैसों के ढेर पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखें खून जैसी लाल थीं। सामने 1 करोड़ की कैश राशि थी। गिनती रुकी तो समझो खत्म। एक एक नोट गिनो। किसी ने इसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। पूरा नेट हिल गया। शिट, ये किसका घर लुट गया? पैसे गिनते गिनते खून की उल्टी। यही होता है बड़े आदमी को नाराज करने का नतीजा। आखिर में वो लेडी मैनेजर गिनते गिनते बेहोश हो गई और अस्पताल पहुंच गई। होश आया तो उसे एक ठंडा मैसेज मिला, यू आर फायर्ड। बाहर दुनिया में टहलका मचा था, पर तुम्हारे रेंटल रूम में सब शांति थी। तुमने अपने लिए भाग दौड़ कर रही जियांग शिनई को देखकर अचानक कहा, शिनई, अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है ना? जियांग शिनई थोड़ी हैरान हुई। उसके गाल लाल हो गए। ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भी मुझे गिफ्ट देना चाहते हो? तुमने उसके थके हुए चेहरे को देखा और मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ग्रैंड बर्थडे पार्टी दूंगा और वो कॉन्फिडेंट वाली शाओहुआ वापस लेकर आऊंगा। मूगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। उसने नीचे बैठकर पैरों पर गर्म पानी डाला। इस वक्त
वो अपनी मर्जी से ये कर रही थी। 3 दिन बाद वादा पूरा हुआ, 1 करोड़ कैश सीधे मंगाया गया। तुमने बिना हिचकिचाहट के डोंगहाई के सबसे महंगे रिहायशी इलाके में 2 विला खरीदे, एक जियांग के मम्मी पापा के लिए और एक अपने नाम। जियांग के पिता ने खाते में बचे लाखों से सीधे एक फेरारी खरीद ली। पापा, मैं विला में एक क्लास गेट टुगेदर रखना चाहता हूँ। जियांग शिनई ने जब वो आलीशान महल देखा तो उसे कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन जब क्लास ग्रुप में मैसेज गया तो रिएक्शन सारे ताने वाले थे। स्कूल की शाहुआ की पार्टी क्या पैसे उधार मांगने बुला रही है? सुना है उसके पापा कंगाल हो गए हैं, पक्का कोई गड़बड़ होगी। पुरानी बेस्ट फ्रेंड शू हुआन ने तो ठाका मारकर कहा, ऐसी गरीब पार्टी में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, तुम लोगों के रोने धोने का तमाशा देखने का टाइम नहीं है। पूरी क्लास के दर्जनों लोगों में से सिर्फ 12 लोग आए, तुम्हारे रूममेट्स और टीचर को मिलाकर कुल 18 लोग थे। लोग आए तो थे, पर दिल में डर था कि शायद किसी गंदे ढाबे पर ले जा रहे हैं। जब टैक्सी उस महंगे इलाके के गेट पर रुकी तो सबकी अक्ल घास चढ़ गई। शिट, ये यूजिंग वान थे, यहाँ का विला कम से कम 50 मिलियन का होगा। सब कांपते हुए अंदर गए। वहाँ की लग्जरी डेकोरेशन और यार्ड में खड़ी नई फेरारी देखकर दिमाग सुन्न हो गया। किसी ने कांपते हुए पूछा, जियांग शिनई, क्या तुम्हारी फैमिली अमीर हो गई? मेरी फैमिली नहीं, ये सब मुगे के पैसे हैं। जियांग शिनई की एक लाइन ने सबको चुप करा दिया। तुम्हारे रूममेट्स का दिमाग तो अलग ही लेवल पर था। शेन मुफेंग चिल्लाया। शिट भाई, क्या तुम देश के नंबर 1 पेशेंट हो? क्या सरकार ने रिसर्च के लिए तुम्हें करोड़ों की सब्सिडी दी है? वो अंदाजा लगा ही रहे थे कि तुम बैसाखी के सहारे ठक 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 करते हुए बाहर आए। आज तुमने व्हीलचेयर छोड़ दी थी, हालांकि चेहरे की सूजन अभी भी पूरी तरह नहीं गई थी और तुम थोड़े अजीब लग रहे थे, पर तुम सीधे खड़े थे। वेलकम। जो माहौल सन्नाटे वाला था वो तुरंत टूट गया। भाई, तुम्हारा चेहरा सुअर जैसा क्यों फूल गया है? बहुत बेकार लग रहे हो। सब मजे ले रहे थे, लेकिन आंखों में खुशी थी। यही तो असली दोस्त होते हैं। तुम्हें जिंदा देखकर वो सबसे ज्यादा खुश थे, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था।